देने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज का बड़ा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस मैनिफेस्टो की धज्जियां उड़ाई हैं और कहा है कि हिंदुस्तान की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस। क्या भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों में दम है? हिंदुस्तान की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस, क्या भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों में दम है? आइए इसी पर चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कैसी राजनीति हो रही है आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर। जब हम न्याय के बारे में बोलते हैं, जनता से एक रिस्पांस मिलता है, तो ये काफी अच्छी तरीके से हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने काम किया है। तो मैं चिदंबरम जी का, देव गौड़ा जी का और हमारी बाकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रावधान को कभी पंडित नेहरू ने, इंदिरा जी ने या श्री राजीव गांधी ने छूने की प्रयास नहीं किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं किया, जब से उनका आज का नेतृत्व जिहादी और माओवादियों के चंगुल में गया है, वो क्या क्या चीज कहते हैं कि इंडियन पीनल कोड से सेक्शन 124 कैपिटल ए सेडिशन हटा दिया जाएगा, देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा। जो पार्टी इस तरह का घोषणा करती है वो इस देश के एक भी वोट की हकदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यह प्रहार कांग्रेस पर अपने आप में बहुत बड़ा है और वो इसलिए क्योंकि देशद्रोह के इस कानून के खिलाफ ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसने अपनी आवाज बुलंद नहीं की हो। फिर आखिरकार ऐसा क्यों है कि आज भारतीय जनता पार्टी देशद्रोह के कानून के बदलाव के सुझाव मात्र से इतनी तिलमिला गई है? आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देशद्रोह कानून के संबंध में लिखा क्या है। आफ्सा के संबंध में सबसे पहले देखिए कि उन्होंने क्या लिखा है। सशस्त्र बलों विशेष शक्ति अधिनियम 1958 में से यौन हिंसा गायब कर देना तथा यातना के मामले में प्रतिरक्षा जैसे मुद्दों को हटाया जाना ताकि सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच संतुलन बना रहे। यह बात लिखी गई है आफ्सा के मामले में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। और आइए देशद्रोह के मामले पर आखिरकार कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है यह आपको दिखा दें। भारतीय दंड संहिता धारा 124A जो कि देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है, जिसका दुरुपयोग हुआ और बाद में नए कानून बनाए जाने पर उसकी महत्ता को समाप्त कर दिया गया, उसे खत्म किया जाएगा। यानी कि जो संशोधन हुआ है 124A में, उसे खत्म करने की बात कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर से यह कहा है कि देशद्रोह कानून खत्म करने की बात आज कांग्रेस कर रही है। तो आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री यमिनी अग्रवाल जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी संघ के विचारक हमारे साथ हैं, नवाब मलिक साहब एनसीपी से, अजय कुमार जी एलजेपी से, अभय दुबे जी कांग्रेस से और सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संगीत रागी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं आखिरकार ऐसा क्यों है कि 124A के संशोधन को बदलने की बात करने वाली कांग्रेस को अब अचानक देशद्रोही माना जा रहा है? अरुण जेटली जी अगर ये कहते हैं कि देशद्रोह कानून में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितने नेताओं ने इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है, खास करके इमरजेंसी और उसके बाद के दौर में जब लालकृष्ण आडवाणी सहित तमाम नेता इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते थे कि धारा 124A को निरस्त किया जाना चाहिए। आज बीजेपी की सरकार कैसे कह रही है कि धारा 124A उसके लिए महत्वपूर्ण है? अजय जी, पहली बात तो कि जब श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने इसका विरोध किया था तब आपको मालूम होगा कि वो इमरजेंसी के संदर्भ में वो बात आई थी। आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से इमरजेंसी में नृशंसता पूर्वक लोगों को नसबंदी कर दिया जाता था, जेलों में ठूस दिया गया था और किस तरह से उनको यातनाएं जेलों में दी गई थी और झूठे आरोप में फंसाया गया था। आज के दिन में जो देशद्रोही कानून है वो झूठे अपराध और इन सब चीजों के लिए लागू नहीं होता है, वो एक विशेष सापेक्ष में कहा गया था। दूसरी बात,
पिछले 3 साल का यदि हम रिकॉर्ड देखते हैं तो राहुल गांधी और उनकी, मैं राहुल गांधी नहीं, मैं जरा आपको टोकना चाहूंगा, क्षमा चाहता हूं संगीत रागी जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको टोक रहा हूं। मैं सिर्फ एक छोटी बात आपके समकक्ष रखना चाहता हूं। तालमेल रहा है। क्या आप जानते हैं कि देशद्रोह के मामले भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार में 2016 से लेकर 2019 के बीच में कितने लगाए गए हैं? 245 देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं बीजेपी की अगुवाई की सरकार के दौरान, पिछले सिर्फ 2.5 साल में। अब इसके बाद आप बताएं कि देशद्रोह का मामला होना चाहिए या नहीं? अजय जी उन संदर्भों में लगाए गए हैं जहां पर देश तोड़ने की बात की गई हो। आपको क्या लगता है कि जेएनयू के वो छात्र, कश्मीरी छात्र जिनके साथ कन्हैया और बाकी लोग ये नारे लगा रहे थे कि कितने अफजल मारोगे, घर घर से निकले अफजल निकले जा, हम कश्मीर की आजादी चाहते हैं, क्या ऐसे नारों को आप समर्थन देंगे? भारत को तोड़ने वालों के साथ मैं आप ही के नेताओं के वक्तव्यों को आपके सामने रख रहा हूं और मैं आपको बताता हूं, प्लीज 1 मिनट। और मैं आपको यह कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इन नारों के विरोध में, इस कांग्रेस के नारों के साथ इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिहादियों और माओवादियों को सहारा देना चाहती है। भी हमारे साथ नहीं है जुड़े हुए, जैसे ही वो जुड़ते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मैं अभी जरा जफर इस्लाम साहब से समझ लूं। जफर इस्लाम साहब, राहुल गांधी ने अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पूरे भाषण में मैनिफेस्टो के जरिए आर्थिक मुद्दों को महत्व देने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी पलटवार करती है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर। तो यानी कि आप मानते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर आप पूरे तरीके से सफल हैं और सिर्फ राष्ट्रवाद का मुद्दा है जिस पर आप विपक्ष को घेर सकते हैं, या आप दरअसल यह मानते हैं कि आर्थिक मामले हैं ही नहीं, सब कुछ अच्छा है, देश में कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई भूखा नहीं है, कोई किसान मर नहीं रहा, ये सब बेकार की बातें हैं, आज हमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करनी चाहिए? देखिए, राष्ट्रवाद की भी बात करनी चाहिए और इकोनॉमी की भी बात करनी चाहिए, मैं बिल्कुल उससे कतराता नहीं हूं। लेकिन हकीकत तो यह है कि जो चीज उन्होंने बिल्कुल छुप के एक कहीं पूरे मैनिफेस्टो के 35 नंबर पेज पे आपने कुछ ऐसी चीजें लिख दी जो आपत्तिजनक है, लेकिन आपने अपने 5 मैनिफेस्टो के प्रोमिनेंट पॉइंट जो है वो आपने दिखाया कुछ और। मैं पूछता हूं कि आप क्यों देश को मिसलीड करना चाहते हैं, क्यों देश को तोड़ना चाहते हैं? आज के हालात के हिसाब से जिस तरह के हम टेररिज्म के विक्टिम हैं, हमें इस तरह के कानून का प्रावधान होना चाहिए। आप उसको कानून को ही आप रिव्यू करना चाहते हैं, उसी को खत्म करना चाहते हैं। आप 124 को आईपीसी को खत्म करना चाहते हैं, उसमें जो भी संशोधन है उसको खत्म करना चाहते हैं। आखिर आपकी असल मंशा क्या है? क्या देश को कमजोर करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं? देश में उन देश को तोड़ने वाली जो ताकत आपके घर में बसती है उनको आप कहते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी मेरे प्राथमिकता। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में फिर टोक रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे बताइए कि आफ्सा में यौन उत्पीड़न को रिव्यू करना क्या गलत है? क्या आफ्सा का मतलब यौन उत्पीड़न का खुला लाइसेंस है? आफ्सा निरस्त करने की बात नहीं हो रही है। देखिए, आपने मैनिफेस्टो की बात की, इसलिए मैं मैनिफेस्टो के शब्दावली का इस्तेमाल कर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सीनियर लीडर और अरविंद हमारे सीनियर नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना जी, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर वित्त मंत्री जी ने इसके तफसील से इसके बारे में बताई और उसका रैशनल बताया कि क्यों ये देश के हित में नहीं, ये वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, के हित में है, टेररिज्म के बढ़ावा देने वाले के हित में है। जफर भाई, यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आफ्सा की आड़ में यौन उत्पीड़न को क्या भारतीय जनता पार्टी स्वीकार्यता देती है? सवाल करना चाहता हूं आपके नहीं कोई, मैं देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मैं कोई स्वीकृता नहीं देता की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस तरह की चीजों को रिव्यू करना चाहते हैं वो रिव्यू करने की जरूरत नहीं है आज के हालात में। इसलिए आपका यह जो सवाल है आपसे करना चाहता हूं, एक सवाल करना चाहता हूं। जो आप कह रहे हैं कि उनका फोकस इकोनॉमी पे रहा, तो मैं उनसे एक मिनट अजय भाई, मैं उनका फोकस, आपने कहा कि पूरा इकोनॉमिक एजेंडे पे रहा, तो मैं पूछता हूं उनसे कि आज जिस तरह की लाइवलीहुड है, मैं बोलूं? हाँ नहीं, संगीत रागी जी बोल रहे थे, बोलिए प्लीज, आप बोलिए। जरूर भाई, अपनी बात खत्म कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देश में लाइवलीहुड है, जिस तरह का इनकम लेवल बढ़ा है जी, और वो कहते हैं कि
आपको नया स्कीम, जो नई नया स्कीम के बारे में बात करते हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं कि दो ही सवाल है हमारे, और वो आप कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, अर्थशास्त्र भी बैठे हैं आपके चैनल पे, पैनल पे, कि अगर वो आज बजटरी एलोकेशन जो है वो 27-28 लाख करोड़ का है, आप कहते हैं कि इसमें जो 3,60,000 करोड़ आप इसके लिए एलोकेट करेंगे, हमारे जितने वेलफेयर स्कीम्स हैं जो उसका ब्यौरा आपको वित्त मंत्री ने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे के बताया कि 5,34,000 करोड़ हम ऑलरेडी दे रहे हैं, जिसका 1,17,400 रुपए ऑलरेडी दे रहे हैं। अब ये कौन से लोग पहले आइडेंटिफाई किसको करेंगे? इसको तो पैसा ऑलरेडी मिल रहा है, तो या तो बेवकूफ बना रहे हैं, या अगर कहते हैं कि ओवर एंड अबव जो स्कीम अभी हम कह रहे हैं ओवर एंड अबव इसके हम देंगे, जो सरकार अभी दे रही है आपके बोलने से ज्यादा डबल के आसपास दे रही है ऑलरेडी सरकार, तो क्या उसके ओवर एंड अबव देंगे तो 72,000, तो ये अर्थशास्त्र बैठे आखिर किस तरह से लेके आएंगे? आपने अगर अभी अर्थशास्त्र का मुद्दा उठाया, अगर कहते हैं कि लेकर आएंगे और हम करेंगे जैसे राहुल गांधी कह रहे थे, हमारे तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या टैक्स टेररिज्म भी लाना चाहते हैं यहाँ पर? यामिनी जी टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी ने वाकई में बेसिक पैर की बात की है जब वो 72,000 रुपए प्रति व्यक्ति को देने की बात करते हैं? क्या राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर बेसिक पैर की बात की है? यामिनी जी जी नहीं, जब पी चिदम्बरम कहते हैं कि हमारे 3 बेसिक मुद्दे हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, बेरोजगारी हो, आपका फार्मर डिस्ट्रेस हो या फिर विमेन सेफ्टी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और इन मुद्दों पे जहाँ पर उन्होंने बात की है कि 72,000 पर एनम देंगे लोगों को, एक मिनिमम इनकम सपोर्ट देंगे, वो एक डिग्निटी की लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं, एक बेसिक फूड की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। ये बात बहुत टाइम से होती आ रही है, लेकिन इसके लिए कैसे एलोकेशन की जाए या ये कैसे प्रावधान किया जाए, ये अभी तक नहीं जस्टिफाई हो पाया है, क्योंकि ऑलरेडी सब्सिडीज हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर्स में है, LPG में है, फ्यूल में है या विमेन वेलफेयर के अंदर है। अगर उनको हटाते हैं तो जिन लोगों को उनके फायदे हो रहे थे उन लोगों को आप कैसे पैसा पहुंचाएंगे? इस स्कीम में सबसे खास बात ये रखी गई है कि जो सबसे निचले लोग हैं, निचले स्तर पे लोग हैं, उन तक पैसा पहुंचाने की बात की गई है, पर ये नहीं बताया गया कि वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक और चीज उन्होंने कहा कि जो लोन पे करना है वो एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता है, उसे हम सिविल ऑफेंस मनाएंगे। वो एक बहुत अच्छी पहल की बात की है, खासतौर पर फार्मर्स के लिए। एक बजट की बात की है, एक बहुत अच्छी बात है, पर उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि फार्मर्स को आगे, अभी तो वो कह रहे हैं हम लोन माफी करेंगे, पर फार्मर्स को वो आगे किस तरीके से मदद पहुंचाएंगे कि लोगों फार्मर्स को लोन यानी आपके हिसाब से ख्याल अच्छा है, रोड मैप क्लियर नहीं है, अगर मैं सही समझूं आपको? हाँ जी बिल्कुल। चलिए अब इसी मुद्दे पर मैं नवाब मलिक जी आपको शामिल करूं और आपसे समझूं। राहुल गांधी जी देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको लेकर अपना एक रोड मैप देने की कोशिश कर रहे हैं, जो अर्थशास्त्री पूरे तरीके से नहीं समझ पा रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आर्थिक मुद्दों पर चर्चा तो अलग, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देशद्रोह के मामले को कमजोर कर रहे हैं, आप आफ्सा के मामले को कमजोर कर रहे हैं। दरअसल आप देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आपकी सहयोगी दल क्या वाकई में देशद्रोही दल बन चुका है? देखिए, अगर किसी को पढ़ना नहीं है, उसके मूल में क्या है ये समझना नहीं है और गलत फहमियाँ पैदा करना है, तो भारतीय जनता पार्टी और संघ का नाम ही है झूठ का प्रचार करना। अगर यौन उत्पीड़न होगा या जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में या जहाँ पे भी हफ्सा को लेके जो सवाल उठाए गए कि लोग तो अबॉलिश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ संशोधन करके लोगों में विश्वास पैदा हो, तो हमें लगता है कि एक समन्वय साधने का प्रयास होगा, जिसे समझने की जरूरत है। अब 124A का अन्ना आंदोलन में कुछ लोगों ने कार्टून बनाया, उन पे भी मुकदमे दर्ज हो गए, तो कोर्ट ने कहा कि ये कानून गलत है, इस तरह से आपने लोगों को गिरफ्तार किया है। या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को हार्दिक पटेल पे लगा दिया देशद्रोह का गुनाह, तो अपने हथियार बना के अगर जिस कानून का इस्तेमाल होते रहे, और भी बहुत सारे कानून हैं, कोई गलत काम करेगा तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, सजाएं दिलाई जा सकती हैं, लेकिन एक सीधे सीधे आप सर्टिफिकेट बांध दें, माथे पे उसकी स्टैम्प लगा दें कि गद्दार है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक फैशन हो गया, कोई बोले तो एंटी नेशनल कह दो, तो हमें लगता है कि दुरुपयोग हुआ है। बहुत सारे दल, बहुत सारे नेता इसके विरोध में खड़े हुए हैं, कोर्ट ने कई बार फटकार, तो यानी कि दुरुपयोग है और उसको सुधारने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। अजय कुमार जी, आपकी सहयोगी दल कहती है कि देशद्रोह को बढ़ावा मिलेगा अगर इन कानूनों में संशोधन की बात कही जाए। मैं आपसे स्पष्टता से जानना चाहता हूं, क्या देशद्रोह के कानून में बदलाव के पक्ष में आप हैं या आप विरोध में हैं?
क्या आप आफ्सा में यौन उत्पीड़न को हटाए जाने के मामले पर कांग्रेस के साथ खड़े होंगे या आफ्सा में कोई भी बदलाव ना हो इसके लिए बीजेपी के साथ खड़े होंगे? नहीं, मैं देखिए अजय जी, पहले तो ये बात कहना चाहूंगा जी कि आप जो बातें कर रहे हैं उसके पीछे आपकी मंशा क्या है, नीयत क्या है। चलिए मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि मेरा दल इस सवाल पे फिलहाल भाजपा के साथ नहीं खड़ा है, लेकिन मैं राहुल गांधी जी से यह पूछना चाहूंगा कि आपको 60 साल लगा इस काले कानून पे पुनर्विचार करने में, जब आपको पता था कि ये ब्रिटिश राज का काला कानून है और आपकी सरकार 60 साल तक रही, तो आप कहां सोए हुए थे? क्या फिर यह माना जाए कि आपके 60 साल के कानून में भारतीय सेना ने कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ यौन उत्पीड़न किया है? आपकी सरकार थी, आप क्या कर रहे थे? और अगर यह मान लिया जाए तो आपको क्यों नहीं फांसी के तख्ते पे लटका दिया जाए? तो अभी अगर आपकी ये दलील है अजय कुमार जी, अगर आपकी ये दलील है और आपकी पार्टी आज आपकी सहयोगी दल बीजेपी के साथ नहीं खड़ी है, ये कहते हैं नहीं अजय जी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अगर आपकी ये दलील है तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना विरोध मुखर तरीके से दर्ज करते हैं क्या? 5 साल से बीजेपी की अगुवाई की सरकार है जिसमें खुद आपके मंत्री भी है। भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है तो किसका है फिर? नहीं, ये एनडीए का सवाल नहीं है। मैं सवाल कांग्रेस की राहुल गांधी से पूछ रहा हूं। लेकिन आप बीजेपी के साथ खड़े हैं कि नहीं? तक इस दोनों कानून के उपयोग के लिए अजय जी आप पहले आपको क्या सजा मुकर्रर? रामविलास पासवान जी की पार्टी आज क्या बीजेपी के साथ खड़ी है? माफी मांगिए अजय जी। अजय जी आप कांग्रेस से माफी मंगवाइएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस काले कारनामे के लिए अजय जी आप कांग्रेस से जरूर माफी मंगवाइएगा। अभय दुबे जी आपका जवाब देंगे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप आज बीजेपी के साथ खड़े हैं? अजय जी क्या आप इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़े हैं, बीजेपी के विरोध में खड़े हैं? आपसे पहले कहा अजय जी कि पहले कांग्रेस देश से माफी मांगे। नहीं जिस कांग्रेस आपने कहा कि आपकी पार्टी नहीं खड़ी है साथ में, राज्य उसके कार्यकाल में इन दोनों कानूनों का विरोध बिल्कुल। जाफर इस्लाम साहब वो नींद से जंगी है। जाफर इस्लाम साहब अभी आपने सुना आपसे एलजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं इन दोनों मुद्दे पर एलजेपी आपके साथ नहीं खड़ी है, इसके बावजूद वो कांग्रेस से सवाल करना चाहती है, यानी कि आपके सहयोगी इस मुद्दे पर आपके साथ नहीं खड़े। ये कानून सही है, बंगाल में ये कानून सही है, जाफर इस्लाम साहब बेंगलोर में ये कानून सही है। अजय जी 1 मिनट प्लीज। अजय जी जाफर इस्लाम साहब प्लीज। देखिए वो हमारे मैं अपने नीति नहीं चलेगी। अजय भाई ऐसा है ना कि देखिए हर पार्टी अपने अपने विचारधारा, हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपनी सोच होती है, अपने हिसाब से हर चीज का एनालिसिस करके फिर उसके बारे में बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके मैं खिलाफ खड़ा हूं, उन्होंने कहा कि मैं सवाल करता हूं कांग्रेस पार्टी। उनका पहला वक्तव्य यही था के बारे में कि उनकी पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी है। कहना चाहता हूं कि आज देश की हर नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं अजय जी। मैं आपको रिवाइंड करके आपकी बात सुना सकता हूं। मैं क्या कह रहा हूं? पहले कांग्रेस ईमानदारी से देश के सामने अपना काला चेहरा लाए। जी आपने अभी स्टेशन पर कहा, मैं रिवाइंड करके आपके वक्तव्य को आप ही को सुना सकता हूं। हर लोग मुझे चैलेंज मत कीजिए, आप ही का वक्तव्य है, मैं उसको रिवाइंड करके आपको दिखा सकता हूं। जी चलिए कीजिए, आइए जी दिखाइए। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा और आपको दिखा के साबित करूंगा कि आपने कहा। उन्होंने कहा कि मान लेते हैं एक बार कि मैं नहीं हूं जी, मेरी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी। उन्होंने कंफर्म नहीं किया। चलिए उन्होंने कहा मान लेता हूं, लेकिन मेरा सवाल तो कांग्रेस है जी, इस तरह से कहा। बिल्कुल। तो उनका कहने का अंदाज ये था कि मैं इस बारे में भी बात मत कीजिए, ये तो मैं साथ खड़ा ही हूं अपने गठबंधन पार्टी के साथ। लेकिन अगर आप ऐसा भी सोच लीजिए कि नहीं है तो भी मैं आपसे कांग्रेस से मैं सवाल करूंगा। चलिए ये सवाल ऐसा अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। अभय जी आपकी पार्टी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप देशद्रोहियों के साथ आप देशद्रोहियों के लिए कानून में फेरबदल करना चाहते हैं। देशद्रोह कानून को निरस्त कराने की बात कर आप दरअसल देशद्रोहियों के साथ खड़े होकर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। क्या आप देश को खत्म कर देना चाहते हैं अभय जी? अजय जी, अगर देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए 5 करोड़ परिवार, 25 करोड़ नागरिकों को उनकी न्यूनतम आय देना,
उनकी गरीबी की सीमा को लांघ कर वो बाहर आ जाएं, ये कांग्रेस पार्टी की चेष्टा करना अगर देशद्रोह है तो हाँ, मैं देशद्रोही हूं। अगर मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को, देश के नागरिकों को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, अगर ये लाभ देना देशद्रोह का कारक बनता है तो हाँ, मैं देशद्रोही हूं। अगर एजुकेशन में हम जीडीपी का 6% खर्च करना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी देशद्रोह मानती है तो हाँ, मैं देशद्रोही हूं। अगर मैं किसान आयोग बनाने का मानस बनाता हूं, स्थायी किसान आयोग जो उनकी फसलों के दाम सुनिश्चित करे, जो उनको कर्ज मुक्ति का एक न्याय का रास्ता दिखाए, अगर ये राष्ट्रद्रोह है तो हाँ, मैं राष्ट्रद्रोही हूं। आज मुझे सबसे आपत्तिजनक बात यह लगी कि देश के वित्त मंत्री ने यह कह दिया प्रत्यक्ष रूप से कि न्याय की योजना में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस कह रही है कि राज्यों के साथ मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाएंगे, और वो कहते हैं ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है। तो क्या जेटली आज आप देश को यह कहना चाहते हैं कि आपके प्रदेश के राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी न्याय का अधिकार जनता को नहीं देगी भाजपा शासित राज्यों में? यह गंभीर आपत्तिजनक बात। जफर इस्लाम साहब एक छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं संगीत रागी जी के पास चल रहा हूं। निर्णायक और आखिरी प्रहार होगा गरीबी पर। जफर भाई एक छोटा जवाब प्लीज। देखिए, आज बड़े बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहते हैं कि आज देश की जनता को ये किस तरह से मिसलीड करते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस की लीडरशिप। मैं पूछता हूं कि आज देश की जनता को ऑलरेडी वो किस 25 करोड़ की बात कर रहे हैं? 25 करोड़ वो सारी जनता जिसको ऑलरेडी जो वेरियस सब्सिडीज जो मिलती है, वेरियस वेलफेयर स्कीम के द्वारा 8 चेक मिलता है, अकाउंट में जाता है, वो 5,34,000 करोड़ खर्च होते हैं। उसका अगर आप देखिए तो ब्रेकअप लिए तो 1,17,400 रुपए हर अकाउंट में जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि या तो ये कह दे कि ये जो ऑलरेडी जाता है तो इसके बारे में वो खुद को बताना चाहते हैं, जो बता रहे वो तो ऑलरेडी जाता है, लेकिन अगर ये कहते हैं कि ओवर एंड अबव इसके अलावा करना चाहते हैं तो ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने बजट को पढ़ा नहीं, देखा नहीं। एक मिनट सुन लीजिए सवाल का जवाब, पहले उसका दीजिएगा। अरे सुन लीजिए, सवाल आपसे तो कर रहा हूं, सुन लीजिए तो ठीक से जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि बजट आपने बजटरी एलोकेशन कितना हुआ है वो आप देख लीजिए। आपने देखिए, अरे सुन तो लीजिए, अबे तुम्हें इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? सवाल तो सुन लीजिए, जवाब तो आप ही से मांग रहा हूं। उतावले क्यों हो रहे हैं? सवाल तो सुनो। मैं पूछता हूं कि आपने बजट कॉस्ट में देखा है, कितना बड़ा बजट है हमारा, उसमें कमिटेड कॉस्ट कितना है, कितना हमारा इंटरेस्ट बर्डन है, कितना के सोशल कंट्रीब्यूशन का, सोशल इंक्लूजन का स्पेस होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करेंगे, उसकी क्षमता नहीं बात यह है तो फिर कि देश का एक अर्थ मंत्री है जो अर्थ मंत्री बना हुआ है, सिर्फ विरोध करना भारतीय जनता पार्टी। मैं बीच में आना चाहूंगा यहाँ पर। यामिनी जी हमारे साथ मौजूद है। यामिनी जी, अभी आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट कहा जितनी भी सब्सिडी स्कीम या लोगों की भलाई की स्कीम है जो चल रही है वो यथावत चलती रहेगी, न्याय उसके ऊपर है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये स्पष्ट कर दिया कांग्रेस ने जी, अगर वो कहते हैं कि सब्सिडीज को बरकरार रखते हुए वो जो है ये स्कीम लाएंगे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो उसको फाइनेंस करने के लिए इन्हें बोरोइंग करना पड़ेगा, चाहे वो एक्सटर्नल मार्केट से करें चाहे वो इंटरनल मार्केट से करें, या इन्हें टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। चाहे वो टैक्सेस बढ़ाते हैं तब भी लोगों के ऊपर बोझ बढ़ेगा। अगर वो प्रिंट करके पैसा, बस एक मिनट दीजिएगा, अगर प्रिंट करके पैसा भी लगाते हैं तो उससे महंगाई का दर बढ़ेगा, जिससे लोगों के ऊपर और भारी भार पड़ेगा। और अगर वो बोरोइंग करते हैं तो हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो और धीमी होती जाएगी और क्या कहते हैं मुश्किलों में फंसती जाएगी। एक और कारण है कि अगर हम बोरोइंग करते जाएंगे, और हम ये बोरोइंग कब तक करते जाएंगे, इंटरनल मार्केट से या एक्सटर्नल मार्केट से, क्योंकि एक समय आएगा कि हमें ये बोरोइंग रोकनी पड़ेगी, और अगर हम बोरोइंग रोकते हैं तब भी हमें दिक्कत होगी। कुल मिलाकर ये आप जो कहना चाह रही हैं, अगर मैं उसको बहुत संक्षेप में अभय जी आपके सामने रखूं, आपकी नीति में बहुत छेद है भाई अजय जी, न्याय में बहुत छेद है जी। अभय जी
नहीं, देखिए अजय जी, न्याय नहीं है। याद कीजिए जब हम लोन वेवर लाए थे 72,000 करोड़ रुपए का देश के किसानों का, तो सुषमा स्वराज ने क्या कहा था, पैसे की व्यवस्था कहां से करेंगे। जब हम फूड सिक्योरिटी बिल लेकर के आए तो कहती थी 1,24,000 करोड़ का बर्डन देश कैसे बियर करेगा। अब इस इकोनॉमी को समझने की कोशिश कीजिए। अरे सब छोड़ो, बताओ पहले यहाँ कहां से सोर्स बताओ। है अभी बेवकूफी वाली बात मत कीजिए, सोर्स बताइए कहां से लाएंगे। बजट सामने आज जो जीडीपी है वो 200 लाख करोड़ की है, इधर उधर की और 5.2% जीडीपी का लगता है। नॉमिनल ग्रोथ जीडीपी की 12% है। अगले 2 साल में जब हम पूरी तरह इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो 25% उस जीडीपी में बढ़ गया होगा। इसका अर्थ यह है कि हम 1.5% अधिक सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए उस जीडीपी में आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सिर्फ क्या, तो आप चाहते हैं कि सिर्फ डेट बढ़ रहे, आप आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कर्जा चाहते हैं कि देश की आगे आने वाली पीढ़ी को कर्जा देके देना चाहते हैं। जफर भाई हम समझ नहीं पा रहे, प्लीज जरा सुनिए ना क्या कह रहे हो। भाजपा के लिए जो दुष्प्रचार में गंभीर होकर बात कीजिए, आज देश की जनता सुन रही है। देखिए आप इस तरह से राहुल गांधी की तरह बेवकूफी वाली बात मत कीजिए। राहुल गांधी पल्सिव होकर कुछ भी बोलते हैं। जफर भाई मैं आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज जफर भाई प्लीज जवाब दीजिएगा। जफर भाई मैं आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज अभय जी की बात सुनिए। जफर भाई सही से बात कीजिए, बताइए सोर्स कहां से लाइएगा। आपके जेटली साहब को भी नहीं है। चलिए आप जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरे मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान नवाब मलिक साहब प्लीज एक मिनट मेरे पास ब्रेक से पहले बस एक छोटा सा जवाब चाहिए। नवाब मलिक साहब कांग्रेस के आज के मैनिफेस्टो, आज के घोषणा पत्र से क्या आप उत्साहित हैं? क्या एनसीपी का प्लीज अभय जी और जफर भाई एक मिनट टाइम आउट सर प्लीज एक मिनट आखिरी सवाल ब्रेक से पहले। क्या एनसीपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि राहुल गांधी ने जो घोषणाएं की हैं उन्हें अमली जामा पहनाने की आज हमारे देश में कुव्वत है? क्या इतना पैसा हम निकाल कर दे सकते हैं जिसकी बात हो रही है? इकोनॉमिक पैरामीटर खराब होगा। जफर भाई एक मिनट प्लीज, जफर भाई प्लीज, जफर भाई प्लीज, नीचे आएगा। जफर भाई सर प्लीज एक मिनट जी। नवाब मलिक साहब जवाब दीजिए प्लीज। देखिए ऐसा है अजय कुमार जी, अभी जफर इस्लाम साहब ने कहा कि कर्जे का बोझ बढ़ जाएगा जी। 52 लाख करोड़ का कर्ज देश पे था जब मोदी जी सत्ता में आए। पिछले 5 सालों में 32 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इन्होंने लिया है। अगर 70 साल में 52 लाख करोड़ का कर्ज था तो 32 लाख करोड़ कर्ज लेके क्या कर दिया, ये तो जनता को जवाब देना पड़ेगा। जहां तक न्याय योजना का सवाल है जी, 3,60,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे, बार बार सवाल पूछा जाता है। अगर देश की संसाधनों की लूट कम होगी तो हमें लगता है वहीं का लीकेज बंद कर दिया जाए तो 72,000 क्या 1,72,000 रुपए सालाना दिए जा सकते हैं। जो देश के चंद पूंजीपति संसाधन की लूट कर रहे हैं, जो खनिज की जिस तरह से पूरी तरह से देश की लूट हो रही है, हमें लगता है इसी को अगर कहीं ना कहीं हम ठीक कर दें तो ये सारी योजनाएं आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखी नवाब मलिक साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। अजय जी 2018 जनवरी के बाद आज तक जितने भी सर्वे हुए हैं, यूपीए और कांग्रेस पार्टी सत्ता के नजदीक तक भी नहीं पहुंच पा रही है, दूर दूर तक नजदीक नहीं है। इसलिए ये जो न्याय योजना है कांग्रेस के राजनीतिक हताशा से उपजा हुआ परिणाम है ये। दूसरी बात, बिल्कुल सही कहा, भ्रष्टाचार रोके तो बहुत सारे पैसे खड़े हो सकते हैं, जन्म ले सकते हैं, कैपिटल हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कौन करेगा? जो पार्टी खुद भ्रष्टाचार में जुड़ी हुई हो, जो शरद पवार और लालू जैसे भ्रष्ट पार्टियों की संगति में खड़ी हुई है, क्या वो देश में भ्रष्टाचार से पैसे बचा पाएंगे? मुझे इसमें संदेह है। तीसरी बात, कांग्रेस के किस आंकड़े पर लोग विश्वास करें? 10 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2009 में कहा था हम जॉब क्रिएट करेंगे, क्या हालत हुई? 2004 और 2009 दोनों के मैनिफेस्टो में कहा गया था हम 6% शिक्षा पे खर्च करेंगे, नहीं हुआ। कहा था कि राइट टू हेल्थ जो है और राइट टू पेंशन जो है हम सभी को देंगे, नहीं हुआ था।
उन्होंने कहा था कि डिफेक्शन जो है वो शौचालय जो है हम घर घर तक रूरल एरिया में पहुंचाएंगे। 33% रूरल एरिया पे हम फंड खर्च करेंगे, नहीं खर्च कर पाया था। जीएसटी कहा था 1 साल में हम खर्च करेंगे, 1 साल में हम लागू करेंगे, 10 तक लागू हो जाना चाहिए था, नहीं लागू हो पाया। आज के दिन में 27 लाख करोड़ का आपकी फहरिस्त बहुत लंबी आई है, मैं उसको थोड़ा छोटा कर देता हूं यहां पर। 27 लाख का अजय जी, 27 लाख अजय जी, अच्छा चलिए अभय जी पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं नवाब मलिक साहब के पास। अभय जी थोड़ा जवाब दीजिए प्लीज। करोड़ जो है वो न्याय की योजना में होनी चाहिए। 4.8 लाख करोड़। संगीत जी, रागी जी जरा एक मिनट सुनिए। संगीत रागी जी, इतिहास साक्षी है, इन्हीं की सरकार कहती थी कि पैसे इतिहास साक्षी है। हमने वादा किया था देश से कि 86 करोड़ लोगों को उनके भोजन का अधिकार देंगे, हमने दिया। हमने वादा किया था कि 10 करोड़ आदिवासी परिवारों को वनाधिकार का अधिनियम देंगे, हमने दिया। हमने वादा किया था 125 करोड़ नागरिकों को सूचना का अधिकार देंगे। आप बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 करोड़ जॉब आपने क्रिएट करने की बात की थी, किया आपने क्या? हमने वादा किया था किसानों को उनकी जमीन का अधिकार देंगे, हमने दिया। आपने क्या किया? अच्छा चलिए, किसानों के जाहिर बात है इसमें हम बात कर रहे हैं बीच का 5 साल की कोई चर्चा नहीं कर रहा जिसकी चर्चा आज होनी चाहिए। हम 2014 से पहले की बात क्यों करें? हम 14 से 19 की बात करनी चाहिए हमें। नवाब मलिक साहब, मैं आपको बीच में ला रहा हूं। शरद पवार जी के ऊपर सीधा तीखा आरोप अभी संगीत रागी जी ने किया, कहा कि आप जैसे शरद पवार जैसे नेता भ्रष्ट हैं। क्या ये वाकई में किसी भी तरीके से सही आरोप है नवाब मलिक साहब? देखिए पिछले 30 सालों से बीजेपी पवार साहब को भ्रष्ट नेता बोलती रही। आज तक एक भी आरोप कहीं न जांच हुई, न कोई आरोप सिद्ध हुआ, और ये झूठ बोलकर नेताओं की छवि बिगाड़ने का जो काम है ये बीजेपी या संघ परिवार का कोई नया नहीं है। जहां तक सवाल है, अभी कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ये वादे पूरे नहीं किए। हमारी सरकार थी 10 साल, हमने जो चलाया, लोगों को लगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया तो हमें बदल दिया। ठीक है, आपकी सरकार है, आपने 15 लाख का वादा किया, वो बोले जुमला हो गया। आप जो वादे पर आए थे चुन के, आज उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ऑडिट और इम्तिहान तो आपका है, हमें तो लोगों ने फेल कर दिया था 5 साल पहले। आज आपके इम्तिहान का समय है, आपसे पूछा जाएगा। हमने अपना कार्यक्रम रखा है, लोगों को लगेगा कि सही है तो हमारे साथ आएंगे। आपने जो कार्यक्रम रखा था नहीं किया होगा तो आपका साथ छोड़ देंगे। इस बात जब सरकार में आएंगे तो कैसे किया जाएगा? जो संसाधन की लूट की मैं बात कर रहा था, अदानी जी को 100 एयरपोर्ट दे दिया गया, अदानी जी को दे दिया गया हजारों एकड़ के जंगल कोयला निकालने के लिए, ये लूट है ना? जफर इस्लाम साहब, देखिए मैं जवाब देना चाहता हूं जी, प्लीज मैं जवाब देना चाहता हूं। प्लीज जवाब दीजिए। नवाब मलिक साहब अभी कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि हमने 32 लाख करोड़ जो है पिछले 5 सालों में रेज किया है, गवर्नमेंट बोरिंग बढ़ाई। देखिए इस तरह से मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं। भाई इनको कहां से आंकड़े मिले मालूम नहीं, लेकिन आंकड़े अगर सही हो नवाब मलिक साहब तो आप जरा ठीक से जाके जांच कर लीजिए। जो 34.68 करोड़ जो है मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो आप टीवी पे बैठना बंद कर देंगे। 2019 अगर ये झूठ होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर आंकड़े सही होंगे तो आप सभी लोग टीवी पे आना बंद कर देंगे, बीजेपी के लोग। 20.59 करोड़ हमने। अरे मेरे भाई, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जनवरी 2019 में स्वयं ये आंकड़े जारी किए हैं। आप इकोनॉमिक टाइम 19 जनवरी का खोल के बात करते देखिए, आप भी जानते हैं, अभी गूगल पे अभी ये आंकड़े देश की सरकार ने जारी किया है, पूरे देश वित्त मंत्रालय ने जारी किया है। अभी देखिए, नहीं किया है ऐसा आप कह नहीं सकते, आप खुद जानते हैं। खोलिए जफर इस्लाम, आप इकोनॉमिस्ट हैं कि कोई चमचागिरी करने की दुकान है क्या लेके मक्खन मोदी को लगाते बैठे रहते हैं? खोलो गूगल, जो है अगर शर्म है तो भाग जाओगे। अभी 35 साल का आंकड़ा देखिए जाके, 20.59 हमने गूगल खोल के ऐड किया। अरे आपको पता चाहिए कितना बोरो करते हैं और राजनीति से नेट फिगर दिया जाता है।
नेट फिगर लिया जाता है। 32 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा दिया हमने जो 20 लाख। चलिए मैं आप दोनों के बीच में आऊं, मैं आप दोनों के बीच में आऊं। मैं जानता हूं कि हम में से कोई यहाँ पर राजनीति में जो सक्रिय लोग हो, राजनीति छोड़ने वाले नहीं है, सब अपने अपने दावे पे बिल्कुल सही हैं। लेकिन यहाँ पर जरा मैं अभय दुबे जी को शामिल करूं। अभय दुबे जी, आपके बगल में आप अपना मुंह काला करके चले जाइए। अच्छा प्लीज आइए, देखिए हम व्यक्तिगत आरोपों से बचे तो बड़ा अच्छा होगा। जफर भाई, नवाब मलिक साहब, हम व्यक्तिगत आरोपों से बचे तो बहुत अच्छा होगा। मैं आग्रह करता हूं, आप सब वरिष्ठ, बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं, मैं आग्रह कर रहा हूं प्लीज। अभय दुबे जी, अब आइए मुद्दे पर आते हैं। आपने अपना इकोनॉमिक मॉडल तो सामने रख दिया कि मक्खन लगाने वाला चमचा। नवाब साहब आग्रह है, प्लीज आइए जरा मुद्दे पर आते हैं। नवाब साहब प्लीज, जफर भाई प्लीज। अभय दुबे जी, आपको मुद्दे से हटिए तो मुद्दे पे बात कीजिए नवाब साहब। बिल्कुल मुद्दे पे जफर भाई प्लीज। मैं जरा अभय दुबे जी से सवाल पूछ लूं। अभय जी, सवाल ये है कि आपने अपना आर्थिक मॉडल सामने रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप देशद्रोह को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप देशद्रोह के कानून में जो बदलाव लाना चाहते हैं, उसके जरिए आप देशद्रोहियों के साथ खड़े होते दिखाई देंगे। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी का ये जो बयान है, ये जो आपत्ति उन्होंने रखी है, आपके इकोनॉमिक मॉडल पर तो चर्चा ही नहीं की उन्होंने, उसे तो ध्वस्त कर दिया, कहा बेकार है, कागज का टुकड़ा है। लेकिन देशद्रोह, कांग्रेस के साथ देशद्रोह, ये शब्द क्यों चिपकाया जा रहा है? देखिए वित्त मंत्री अजय जी, आप क्या अपेक्षा करते हैं? वित्त मंत्री जी क्या फाइनेंस पे बात करेंगे? 5 साल नहीं की उन्होंने, देश इसीलिए तो बदहाली की कगार पर आ खड़ा हुआ है। मैं सिलसिलेवार 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। ये प्रश्न खड़ा करते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर। अरे आप जानते हैं पूरे, आपको बदहाली लग रही है, देश को बदहाली नहीं लग, देश में खुशहाली है, इनको बदहाली लग रही है। आपकी बदहाली हो सकती है, करप्शन मत हो गया ना। उस पर हस्ताक्षर कर दिए कि हम रिव्यू करेंगे एप्सपा को। आज हम पर ये सवाल खड़े करते हैं। हमने जब कहा था एनसीटीसी बनाने का, हमने कहा टेररिज्म के खिलाफ, एक काउंटर टेररिज्म के खिलाफ एक सेंटर बहुत जरूरी है। तो क्या कहती है सुषमा जी? अरे फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात है। अरे सुषमा जी, ये प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट सेक्शन 47 देखिए ना, उसका प्रोविजन है, अलग से कोई कानून बनाने की बात नहीं थी। अब देश में जब आतंक की घटनाएं लगातार बढ़ गई आपकी सरकार में, तब भी आपको ये बात समझ में नहीं आती, आप नेट ग्रिड पर तैयार नहीं हुए। और जो क्यों आज अभी जो कह रहे थे हमारे एलजेपी के साथी, जो मौसम वैज्ञानिक है, बड़े सत्ता के साथ स्वभाव को बदल लेते हैं, वो कह रहे थे 60 साल में क्यों नहीं किया? अरे बीते 5 साल में जो दुरुपयोग किया है सत्ता की भूख की वजह से मोदी सरकार ने, तो कोई भी जो प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाला राजनीतिक दल है वो इस निर्णय को लेगा ही सही। अजय जी जवाब दीजिए। अजय जी, भाषण पर अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ भी आप, अरे हम तो वैज्ञानिक हैं, मुकदमा लगाना चाहते तो दिखाइए। अरे आप बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं अजय जी, धैर्य रखिए, अतिरेक में कोई वक्तव्य मत दीजिए। 23 मई के बाद न जाने किस दल में आपको जाना पड़े। अभी ये विचार करके आप कांग्रेस गई थोड़ा सा जरा। ये देश को भड़माने का खेल नहीं चलेगा। 23 मई की धमकी मत दीजिए, जनता ने अपना मन पहले दे दिया है। बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। अपने राहुल गांधी जी का वक्तव्य सुन लीजिए, अपने मनमोहन। आप दोनों को रोक रहा हूं प्लीज, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। नवाब मलिक साहब, ये आप क्या दिखा रहे हैं? नवाब मलिक साहब, आप मोबाइल फोन पर क्या दिखा रहे हैं? जरा प्लीज 1 सेकंड, मैं आग्रह कर रहा हूं प्लीज। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है जी, इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है जो 19 जनवरी 2019 के दिन छापी गई है जी। वित्त मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और देश के अखबारों ने छापा है। कितना कर्ज बढ़ाया गया ये इसकी रिपोर्ट है। ये बैंक में काम करने वाले बैंकर जी को बोल रहा हूं कि आज से चैनल पे ना बैठे। जफर भाई, चुनौती के साथ नवाब साहब खड़े हैं, अब मैं क्या कहूं? आपको मैं बता रहा हूं ना नंबर, आप भी आरबीआई के जाके डेटा देख लीजिए। और बगल में अर्थशास्त्र बैठे हैं, मेरे से तो मत पूछिए, आप उनसे ही पूछ लीजिए कि नेट कितना बढ़ा है, कि नेट 5 सालों में गवर्नमेंट बोरिंग कितनी बढ़ी है, ये आप उनसे पूछ लीजिए। हमें जो आप बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, यामिनी जी से ही पूछ लेते हैं। और अगर आपको वो गलत सिद्ध हो, यामिनी जी, हमारे पास 2 आंकड़े हैं, कौन सा सही कौन सा गलत है, या क्या दोनों गलत है? डेट एब्सोल्यूट अमाउंट्स में बढ़ा है, परसेंटेज टर्म्स में कम हुआ है। डेट नंबर 20 लाख करोड़, 20 लाख। तो आप जरा इसे जरा आम दर्शक के हिसाब से बताइए,
कि जो पूरा जो कर्ज का अमाउंट है वो बढ़ गया है। अच्छा। पूरा जो है, पर जब आप जीडीपी के हिसाब से लेते हैं तो वो परसेंटेज टर्म्स में कम हो गया है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में बढ़ गया है। नहीं, जीडीपी नहीं, कर्ज बढ़ा कितना है? नहीं, कर्ज बढ़ा कितना है बहन, बताइए यामिनी बहन। अच्छा, यामिनी जी, कर्ज बढ़ा ना 32 लाख करोड़ का, बताइए ना। चलिए, जो परसेंटेज, चलिए इस पर हम बाद में बहस करेंगे, और मुझे लगता है कि इस पर बहस अलग सेटल हो जानी चाहिए। 20.79 लाख करोड़ से बढ़ा है। सुन लीजिए, गवर्नमेंट बोरिंग की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट बोरिंग 20.79 लाख करोड़। हम एक दिन अलग शो करेंगे कि बोरिंग कितनी बड़ी है, और उस दिन हम नवाज साहब और जफर भाई दोनों को साथ में रखेंगे। लेकिन अजय जी, अजय कुमार जी, मत करिए, गूगल मत कीजिए, जाके नंबर पढ़िए। अच्छा, अजय कुमार जी, आइए जफर भाई, अपनी थोड़ी से नंबर मिल जाए तो फिर आप आके, चलिए आइए मुद्दे पर वापस लौटते हैं। अजय कुमार जी, अरे बैंकर हो के बैंक से निकाल दिया। अच्छा, प्लीज आइए ना, जरा आगे बढ़ते, वरना चर्चा हमारी डिरेल हो जाएगी। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूं, प्लीज। अजय कुमार जी, अब सवाल ये है कि आपकी पार्टी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाकर ये सिद्ध की जा रहा है। बैंक के जाके आंकड़े देखिए। अजय कुमार जी, गूगल में देखा, अब ये बताइए कि एलजीपी गूगल में देखा कि दुनिया क्या मानती है कि जो फिगर के आपको जफर भाई प्लीज, जफर भाई आग्रह है, प्लीज चेक कीजिए नंबर, जफर भाई एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूं, प्लीज जफर भाई। अजय कुमार जी, कांग्रेस ने अपना आर्थिक मॉडल सामने रखा है। पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। चलिए, बात सेटल हो गई जफर भाई, कम से कम उसका लिहाज करके तो बोलिए। जफर भाई, बात सेटल हो गई, आगे बढ़ते हैं, चलिए ना। मान सम्मान आपको दे रहा हूं तो आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए प्लीज जफर भाई, प्लीज आगे बढ़ते हैं। अजय कुमार जी, अब सवाल ये है, कांग्रेस ने अपना आर्थिक मॉडल सामने रखा है, और इस आर्थिक मॉडल के आधार पर कांग्रेस कहती है कि उसको वोट देना चाहिए। एलजीपी का क्या स्टैंड है? ये आर्थिक मॉडल खड़ा है अपनी पैर पर, ये आर्थिक मॉडल बेकार है, कागज का टुकड़ा है, जैसा वित्त मंत्री ने कहा। अजय कुमार जी, देखिए, मैं 3-4 बातें इस बारे में कहना चाहूंगा। ओपनिंग रिमार्क्स में मनमोहन सिंह जी ने 23 बार गरीबी शब्द का इस्तेमाल किया। 60 साल इनकी सरकार थी, गरीबी नराओ इनका नारा था। क्या हुआ ये खुद बता देता है कि इनका आर्थिक मॉडल क्या था। अब आ जाइए माननीय राहुल गांधी जी पर। उन्होंने कहा ये ऐतिहासिक मैनिफेस्टो है। आज तक जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का बना था वो कमरे में बंद होकर के बना करता था, या उसमें जनता की बातें नहीं आती थी। ये इस तरह का ऐतिहासिक मैनिफेस्टो है कि हम जनता के बीच में गए हैं और हमने ये मैनिफेस्टो बनाया है। तो इसका मतलब 60 साल आप क्या करते रहे, उस पे सवाल निशान खड़ा हो गया। तीसरी बात, जो मॉडल दे रहे हैं राहुल गांधी जी, वो कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। इसका सॉल्यूशन क्या दिया उन्होंने? इसका सॉल्यूशन दिया कि हम ये 6,000 से 12,000 रुपया लोगों को डायरेक्ट बैंक में देंगे। मतलब आपने माना कि रिश्वतखोरी थी, अब आप हमारे मॉडल पे चलेंगे और उससे देश तरक्की कर जाएगा। ये बताइए, यहाँ एक अर्थशास्त्री बैठे हैं कि किस तरह से आप सब्सिडी देकर देश की इकोनॉमी में तब्दील करेंगे, देश की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए ऋण माफी भी देंगे। अजय जी, जरा जवाब सुन लीजिए, कांग्रेस जवाब दे रही है अजय जी आपकी आपत्तियों का। जी अभय जी, प्लीज जवाब दीजिए। जीडीपी भी घटाएंगे। जी अभय जी, जवाब दीजिए। रेवेन्यू कलेक्शन कहीं से बढ़ नहीं रहा है। देखिए अजय जी, इस तरह का आर्थिक मॉडल, अजय जी, ये जो अजय कुमार जी हैं, एलजेपी के प्रवक्ता साहब हैं जी, इनको पढ़ना चाहिए मोदी जी क्या क्या कहते रहते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे मेरे पास है 1670 का। अरे आप अपना बताइए ना, आज आपके मैनिफेस्टो की चर्चा हो रही है। वो कह रहा है पेज 173। अरे सुन लीजिए ना साहब, थोड़ा तो धैर्य रखिए। Despite making remarkable progress in bringing down poverty from about 70% at independence to 22% in 11-12, ये मोदी जी अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि 70% जो आजादी के समय गरीबी थी वो कांग्रेस आज का राहुल गांधी का मुखारबिंदु दिखाइए ना। क्यों साथ नहीं देना चाहते? अगर हम उस गरीबी पर निर्णायक वार करना चाहते तो क्यों विरोध कर रहे हैं गरीबों का? गरीबों के खिलाफ क्यों खड़े हो जा रहे हैं? किसानों के समर्थन की अगर नीतियां हैं, आप लाइए घोषणा पत्र, आप करिए किसानों और गरीबों के लिए काम, हम प्रशंसा करेंगे। आप किसानों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, 25 करोड़ गरीबों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अरे पासवान जी गरीब विरोधी हैं क्या?
बताइए देश को। राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो कि पैसा नहीं पहुंचता था, इसलिए अब हम डायरेक्ट बैंक में देंगे, लेकिन खाता खुलवाने की संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, आपने गरीबी संगीत रागी जी, कांग्रेस कह रही है कि हमने अपना मॉडल पेश किया, बीजेपी को अपनी आर्थिक नीति स्पष्ट करनी चाहिए, और अगर गरीबी को खत्म करने में 70 साल में इतना बड़ा योगदान दिया है कांग्रेस में, तो कांग्रेस के इस आखिरी मिशन में साथ देना चाहिए बीजेपी को। क्या बुराई है, मिलकर साथ दीजिए। 10 सेकंड में बात कर रहे हैं। कांग्रेस अभी भी सामंती, अजय जी, कांग्रेस अभी भी सामंती मानसिकता से बाहर नहीं निकला है जी। देश को जो गरीबी हटाने का मॉडल होना चाहिए वो लोगों को एम्पावरमेंट का मॉडल होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने क्या मॉडल दिया है देश को? आप गरीबों को पैसे दीजिए, डिपेंडेंट बनाइए, और आप उसके लिए वो आपके लिए वोट करते रहें। यदि गरीबी हटाने का अभियान इनका वैसे ही है जैसे $2 से ज्यादा यदि आपकी है तो आप गरीबी से बाहर निकल जाते हैं। और इनके शिक्षा का क्या आंकड़ा है? जो पढ़ने लिखने और हस्ताक्षर कर ले वो इनके मामले में शिक्षित है। अरे आप जाकर के देखिए, इफेक्टिव ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है भारत का अब भी दुनिया में सबसे ज्यादा कम है, बड़े बड़े देशों की है। हायर एजुकेशन को आपने चार्ट करके छोड़ दिया है। आप कहां की बात करते हैं? 70 साल में दुनिया के बहुत बड़े देश कहां से अभय जी छोटा जवाब दीजिएगा, मेरे पास वक्त कम है, मैं आप लोगों को बहुत जल्द बीच में रोकूंगा। अभय जी छोटा जवाब। कहा जाता था, बिल्कुल वो कछुए की चाल से घूमता था। अजय जी, अजय जी देखिए, एजुकेशन, मोदी सरकार हायर एजुकेशन की पॉलिसी तक नहीं लेकर आई। वो इंस्ट्रक्ट करती है कि ड्राफ्ट पॉलिसी से काम चलाएं, और ये शिक्षा का पाठ हमको पढ़ाने आए हैं। मोदी सरकार पार्लियामेंट में स्वीकारती है कि 21 लोग 1 लाख बोलते थे हम 6% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जीडीपी का 6% लोगों की न्याय की योजना के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। साल से कह रहे हैं, बहुत दुखद है। कम से कम आप कहते हैं हम 5% जो है वो हेल्थ पर। चलिए जफर इस्लाम साहब, मैं समझ चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। जफर इस्लाम साहब, भाई गरीबी हटाना हर किसी का लक्ष्य है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। आप दोनों मिलकर गरीबी क्यों नहीं हटाते? एक जॉइंट घोषणा पत्र रखिए, दोनों मिलकर हटाएंगे गरीबी। अजय भाई जी, गरीबी हटाने का नारा तो 40 साल 50 साल से चल रहा है, लेकिन गरीबी रेखा से इस बार जिस तेजी से गरीबी रेखा से बाहर आ रहे लोग, ये अपने आप पे मिसाल है। पिछले 5 सालों में जो आप डेटा देख लीजिए, हर 5 साल का डेटा देख लीजिए, जिस तरह से जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में आप देखिए, सबसे बेहतर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन आज रही है, जहां पर फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, फिस्कल प्रूडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने टैक्स टू जीडीपी बढ़ा है, डेट टू जीडीपी घटा है, जो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है, फॉरेन एक्सचेंज टू शॉर्ट टर्म डेट वो भी बढ़ा है, लॉन्ग टर्म डेट जो है वो भी घटा है। आपको हर पैरामीटर पे, माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर से देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हालत में है। लेकिन आपको गरीबों के बारे में जब बात करते हैं तो क्या हमने घर दिए उनको? अगर होमलेस को घर दिया तो ये नवाब मलिक साहब, नवाब मलिक साहब आपके लिए, नवाब मलिक साहब के लिए 4-5 ही गरीब है जफर भाई। हमने पेंशनर्स को पेंशन दिया, हमने अगर नवाब मलिक साहब, कांग्रेस कहती है बीजेपी के लिए 4-5 गरीब है काम किए, और बीजेपी कहती है कि उसने जितना काम किया उतने पिछले 55 साल में नहीं हुआ। नवाब मलिक साहब आखिरी टिप्पणी आपकी, इस बहस को खत्म करो उससे पहले। नवाब मलिक साहब आखिरी टिप्पणी आपकी। जो है देखिए, ऐसा है कि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो स्कीम है वो पूरी तरह से आधार बेस है। नहीं कहना चाहता मोदी जी जब आधार आ रहा था तो उसका विरोध कर रहे थे। राजस्थान में डीपीटी सबसे पहले शुरू हो गई। अब योजनाओं की बात करते हैं। उज्ज्वला योजना, आपने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है संबित जी, एक बहन उनको चूल्हे पे खाना पका रही है और सिलेंडर बगल में रखा हुआ है। ये बात करते हैं पक्के मकान के, संबित जी अपनी तस्वीर डाल रहे हैं, छप्पर वाले घर में लोग बैठे हैं, वहां ये वोट मांग रहे हैं। तो इनकी सारी योजनाओं का पोल तो इनका प्रवक्ता खोल रहा है ना, गांव-गांव जाकर। जो ये झूठ का पिटारा खोले हुए थे उसमें से सच्चाई तो संबित पात्रा दिखा रहे हैं अपने ट्विटर पे कि वहां सिलेंडर रखा है, लोग लकड़ी पे खाना पका रहे हैं। 10 सेकंड जवाब वाले घर में जाके ये वोट मांग रहे हैं। जफर भाई, इसका जवाब तो बनता है आपका, इसलिए मुझे लगता है कि आपको 10 सेकंड बिल्कुल देना चाहिए। जफर भाई छोड़ा जवाब, मैं एक्सटेंड कर रहा हूं अपना शॉर्ट जवाब के लिए। नवाब मलिक साहब को जवाब देता हूं। नवाब मलिक साहब, हम लोगों ने कभी नहीं कहा ये
कि आज 100% घर पक्का है। हमने ये कभी नहीं कहा 100% फ्री गैस कनेक्शन दे दिया है। हमने कहा हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि उस घर में सब्बीर जी खाना खा रहे थे जहां आज भी वो पक्का घर नहीं हो सिलेंडर रखा है बगल में, खाना नहीं बन रहा, ये मान सिलेंडर रखा है, लेकिन मैंने कभी क्लेम नहीं किया। हाँ, उस दिशा में सिलेंडर रखा है मेरे भाई, सिलेंडर वो 100% सिलेंडर के बगल में लकड़ी पे खाना पक रहा है, उसको भी पूरा करके दिखाएगी। जहां मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे मिलेंगे अपने जो पक्के घर में मिलेंगे, पक्के घर में खाना आप सबसे क्षमा मांगता हूं, 100% नहीं हुआ, हमें यही खत्म करना पड़ेगा। 5 साल बनाम, या यूं कहें 55 महीने बनाम 55 साल, ये नारा है। लेकिन कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो सामने रखा है, कम से कम उससे इतना तो जरूर है कि चर्चा आर्थिक मुद्दों पर ज्यादा होती दिखाई देगी, और शायद कांग्रेस का ध्येय यही है। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। का आरोप लगा